इमरान खान साहब ने जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान का एक तीर से शिकार कर डाला है। और अब अपोजिशन ने क्या खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, जाल में फंस गई। आप बताएं, क्या इमरान खान साहब ने गलत किया इस तरह यूरोपीय यूनियन पे तनकीद करके? आपकी क्या राय है इस हवाले से? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सुल्तान महमूद गजनबी के लोगों ने उन्हें ये शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत अयाज की एक अलमारी है, ये उस अलमारी को ताला लगा कर रखता है और रोज़ाना उस अलमारी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने भी नहीं देता। हमारा ख्याल है कि उसने आपके ख़जाने के कीमती हीरे मोती उसके अंदर छुपा कर रखे हुए हैं, आप ज़रा इसकी तलाशी तो लीजिए। जब बादशाह को शिकायत लगाएगी तो बादशाह सलामत ने उसी वक्त अयाज को बुलवाया और कहा कि अयाज, क्या तुम्हारी अलमारी है? उसने कहा जी है। पूछा क्या उसे ताला लगा कर रखते हो? उसने कहा जी हाँ। पूछा किसी और को देखने भी नहीं देते हो? अर्ज़ किया जी नहीं देखने देता। फिर पूछा कि क्या तुम खुद उससे रोज़ाना देखते हो? कहा कि जी हाँ। फिर बादशाह ने फरमाया कि चाबी लाओ। अयाज ने चाबी दे दी। बादशाह ने किसी बंदे को भेजा कि जाओ इस अलमारी में जो कुछ मौजूद है लेकर लाओ और लेकर आ जाओ और सबके सामने लेकर आना। अच्छा, वो बादशाह को शिकायत लगाने वाले जो हासिदीन हैं बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखो अब इसकी जो हकीकत है ना खुल जाएगी, अब पता चल जाएगा बादशाह सलामत को क्या उस अलमारी में, और जब इसकी चोरी का सामान सामने आएगा तो पता चलेगा और बादशाह अभी इसको यहाँ से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन जब वो बंदा वापस आया उसने आकर बादशाह के सामने दो चीज़ें रखी, एक पुराना जूता और एक पुराना कुर्ता, एक पुराना जूता और एक पुराना कुर्ता। बादशाह ने पूछा कि इस अलमारी में कुछ और नहीं था? उसने कहा जी नहीं, यही कुछ था जो आपके सामने। फिर बादशाह ने अयाज से कहा कि तुम्हारी अलमारी में तो कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है जिसे तुम ताले में बंद करके रखो और किसी दूसरे को देखने भी ना दो, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसे तुम रोज़ाना आकर चेक करो कि ठीक है या नहीं है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, बात ये है कि मेरे नज़दीक ये दोनों बहुत कीमती चीज़ें हैं। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे? अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, वो इसलिए कि जब मैं आपके दरबार में पहली बार आया था तो मैंने ये वाले जूते पहने हुए थे और यही कुर्ता पहना हुआ था, और मैंने इन दोनों चीज़ों को महफूज कर लिया था। अब मैं रोज़ाना अलमारी खोलकर इनको देखता हूँ और अपने नफ्स को समझाता हूँ कि अयाज, तुम्हारी औकात यही थी, तुम अपनी औकात ना भूलना। अब तुम्हें जो कुछ मिला है ये सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है, लिहाजा तुम अपने बादशाह सलामत का एहसान सामने रखना। बादशाह सलामत, इस तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या क्या इज़्ज़तें बख्शी हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल इस कहानी के बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। इस वक्त सियासी माहौल बहुत गर्म दिखाई दे रहा है, और जहाँ अफरा तफरी का समा है, नफसा नफसी का आलम है, यहाँ हर कोई एहसान फरामोशी का सबूत दे रहा है, एक दूसरे को रोन कर सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करना चाहता है। अपोजिशन हुकूमत के खात्मे के लिए अदम एतमाद की तहरीक ले आई और वो इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हर हद से ज़्यादा गुजरती चली जा रही है, हद से गुजरती चली जा रही है। अब दूसरी जानिब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और साथी, वो भी गर्म लोहा देखकर अपने मुफादात के सौदागर बन बैठे हैं। सियासी दर्जा हरारत इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं रहा है। कभी जो बॉल है हुकूमत के कोर्ट में जाती हुई नज़र आती है, कभी जो बॉल है वो फ़ौरन अपोजिशन के कोर्ट में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो भी है, अब काम 50-50 पे पहुँच चुका है। अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए मामला डू एंड डाई वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो हो गया। अच्छा, अपोजिशन भरपूर तरीके से मुतहरिक नज़र आ रही है क्योंकि डू और डाई वाला मामला है, ताकि हुकूमत जो है ना, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है वो चाहती है किसी भी तरह बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। अच्छा, अब सबकी इज़्ज़त नफ्स का भी मामला बना हुआ है ना। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो अपोजिशन के अदम एतमाद के जो वॉर है उसके दिफा का हल तलाश करने में काफ़ी सरगर्म नज़र आती है। अच्छा, आज भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रहीं। आज वज़ीर आज़म साहब ने काफ लीग के तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की, और ख़बर क्या है जी कि मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमती अरकान टूट जाने पर पहली बार अपोजिशन के साथ जाने का इशारा दे दिया। तारिक बशीर चीमा साहब ने वज़ीर आज़म साहब को बताया है कि अगर आपके 15-20 अरकान टूट गए तो फिर हम भी अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर हो जाएंगे, यानी काफ लीग वज़ीर आज़म का साथ छोड़ सकती है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने काफ लीग के रुकन से ये मुलाकात कल जो मौलाना साहब और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात हुई थी ना, उसकी रोशनी में की थी। अच्छा जी, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी उसकी ज़रा अंदरूनी कहानी सुन लीजिएगा। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने मौलाना साहब को
ऑपोजिशन की पुरानी पेशकश पर ही ऑपोजिशन के साथ ताउन करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और चौधरी शुजात का मौलाना से यह भी कहना था कि जिन शराइत पर आप परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना चाहते थे बना दें मौलाना साहब, हम तैयार हैं। जिसमें मौलाना साहब ने जवाब दिया कि चौधरी साहब आपने बहुत देर कर दी, आपने बर वक्त फैसला नहीं किया, तो हमने दूसरे ऑप्शंस पे काम कर लिया। ये देखिए ना सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है। वो कहते जी आपने शहबाज शरीफ साहब की दावत कबूल करने के बाद अचानक इनकार करके अच्छा नहीं किया था, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, आप आए हैं तो मैं नून लीग की आदत से बात करूंगा। अच्छा, चौधरी बरादरान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की दावत कबूल करने से इनकार पर भी ऑपोजिशन काफ लीग जो क़यादत है उस पर नाराज़ थी। और जो चौधरी बरादरान के ये इस रवैये को कह लें, इस रवैये की वजह से आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल साहब को चौधरी बरादरान के नाश्ते पर गुजरात जाने से रोक भी दिया था। लेकिन आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जरदारी साहब के साथ अपनी मुलाकात में उन्हें वजाहत देकर अपनी पोजीशन को साफ करने की कोशिश की। और इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ लीग से मदद की दरख्वास्त भी की, जिस पर काफ लीग ने फैसला मुल्की मफाद को सामने रखते हुए करने की यकीन दहानी कराई है। अब इस सूरत हाल को देख कर लग तो यही रहा है कि काफ लीग हुकूमत के साथ आप समझ लें कि हुकूमत के हाथ से कहते हैं कि रेत की तरह कोई फिसल रहा होता है। बिल्कुल ये सिचुएशन है कि काफ लीग हुकूमत के हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। काफ लीग और हुकूमत में झगड़ा ही क्या है जी, वजारत आला को लेकर है ना। अब दूसरी जानिब तरीन ग्रुप बुज़दार सरकार के खिलाफ मुतहरिक नज़र आ रहा है। अलीम खान ने भी तरीन ग्रुप को गले लगा लिया है और अलीम खान जहांगीर तरीन से मुलाकात करने लंदन पहुँच गए हैं। अच्छा, तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार के फार्मूले पर अमल करने पर हुकूमत पे प्रेशर डाल रहा है और उधर वज़ीर आला पंजाब ने नाराज़ अरकान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। और ये जो मुलाकातें हैं बुज़दार साहब की मुश्किलात कम करने के बजाय बढ़ा रही हैं। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने आज तरीन ग्रुप के अफराद से रब्ता किया। उस्मान बुज़दार की आज तरीन ग्रुप के फैसल लिहाज से मुलाकात तय थी, लेकिन उन्होंने बुज़दार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और दूसरी जानिब तरीन ग्रुप ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पर बात हुई और इस मुलाकात में सूबे और अवाम की बेहतरी के लिए तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही का रब्ता जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। अब वज़ीर आज़म अपने मुखालिफ जाने वाली जो हवाएँ हैं उनसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो भी हिम्मत नहीं हारे हैं, बल्कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पूरा जोर भी लगा रहे हैं। और कल वज़ीर आज़म के लाहौर दौरे का भी इम्कान है। ज़राए ये बताते हैं कि जी लाहौर दौरे में वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला के साथ साथ अरकान कौमी सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे और ये जो अदम एतमाद के हवाले से अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में भी लेंगे। और आज भी इमरान खान साहब ने कराची का एक रोज़ा दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने अपनी इत्तेहादी हम से मुलाकात की और अपने खिताब में उन्होंने अपोजिशन को अच्छा खासा रगड़ा भी लगाया। ज़रा क्लिप चलाइएगा जी। तो सुना आपने इमरान खान साहब को, उनके बात करने के अंदाज से लग रहा है कि वो अभी तगड़े हैं, बल्कि और तगड़े हो गए हैं और वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। इमरान खान साहब ने जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान का एक तीर से शिकार कर डाला है। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि जो मेरे हाथों की जंजीर है ना, अब ये खुल गई है और मेरा पहला हदफ आसिफ अली जरदारी होंगे, जो काफ़ी अरसे से मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। सिंध के लोग डाकू जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। अली ज़ैदी और शाह महमूद कुरैशी के बाद अब मैं सिंध का दौरा करूंगा। डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आने लग गया है कि ये हुकूमत हर मुश्किल से निकलती जा रही है और पहले हमारी हुकूमत ने बैंकरप्ट हुकूमत से मुल्क को बचाया, फिर अल्लाह ने हमें कोरोना वायरस से निकाला। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि जी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में दर्ज करवा दी है और मैं अपनी टीम को कह रहा था कि उन्होंने वो काम किया जो मैं चाहता था कि वो करे अपोजिशन। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत भी करार दे दी है और अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्ज़ाम लगाया। अब खबर ये है कि अपोजिशन के कुछ अरकान ने अदम एतमाद के वक्त हुकूमत को वोट डालने की यकीन दहानी करवाई और अब सियासी जोड़ तोड़ जारी है। वज़ीर आज़म अपनी सफ़ों और इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान भी काफ लीग की तरह वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, जबकि मुर्तज़ा वहाब MQM पाकिस्तान दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा जी। सुना आपने मुर्तज़ा क्या कह रहे हैं कि जी अपोजिशन के साथ साथ अवाम ने भी इमरान खान साहब उनकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म दूसरों को नसीहत करते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन आज वो खुद घबरा गए हैं। अच्छा, मुर्तज़ा MQM पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म से सवाल पूछें कि उन्होंने जो कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया उसका क्या बना। अब वैसे भी MQM पाकिस्तान को कराची के मामला पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान के साथ मुलाकात में उनके सामने रखे हैं। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान से पूछा कि इस सारी सियासी सूरत हाल पर आपकी क्या पॉलिसी है, जिसमें इमरान खान ने जवाब दिया कि खालिद भाई आपको सब हालात का पता है,
आपके अमीनुल हक अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सिंध हुकूमत से ज़्यादा कराची को ऑन किया और हमने MKM के मसाइल भी हमेशा हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की इन बातों पर खालिद मकबूल सदीक़ी का कहना था कि MKM के कई मसाइल अब भी हल तलब हैं। अच्छा, इस मुलाकात के बाद सदीक़ी साहब से मीडिया ने सवालात पूछे। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या MKM पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ है, जिस पर खालिद मकबूल ने जवाब दिया कि अगर हम इमरान खान साहब के साथ नहीं होते तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहते। अगर हम वज़ीर आज़म के साथ नहीं हैं तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते। अच्छा, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ आपने PTI के अरकान को भी एतमाद में ले रहे हैं, और ये जो वहीं पर ये जो शहबाज गिल साहब हैं, अदम एतमाद की तहरीक आने की जो वो भी आवाम के सामने रखकर अपोजिशन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। जी, सुना आपने शहबाज गिल को। शहबाज गिल के इस बयान के बाद मुझे अपोजिशन के वो इल्ज़ामात याद आ रहे हैं जिसमें अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाती थी कि वो इमरान खान की भरपूर हिमायत कर रही है। और इस हवाले से पहले नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा, इदारों पर कड़ी तनकीद की, वो सबके सामने है। फिर रही सही कसर मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीरों और जलसों में पूरी कर दी। फिर मौलाना साहब ने भी कौमी सलामती के इदारों पर खूब यलगार की, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक पर हुकूमत इदारों को निशाना नहीं बना रही, बल्कि वो बैरूनी कुव्वतों की तरफ इशारा कर रही है। अदम एतमाद की जो कारस्तानी है उसके पीछे बैरूनी कुव्वतों के मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगा रही है, और हुकूमत अपने इस इल्ज़ाम पर यह दलील दे रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर इसके बाद यूरोपीय यूनियन को कोरा जवाब दिया और उसकी सज़ा अब हुकूमत को दी जा रही है, और अपोजिशन बैरूनी कुव्वतों की आलाकार बनी हुई है। जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कुछ फरमा रही है, ज़रा चलाइएगा। जी, सुना आपने मरियम साहिबा को। वो आवाम को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की खुशखबरी अभी से सुना रही हैं और ये पैगाम दे रही हैं कि हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। मरियम साहिबा समझती हैं कि इमरान खान साहब बौखलाहट में अपोजिशन को धमकियाँ देने और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, और हमजा शहबाज भी वज़ीर आज़म के बयान पर इसी तरह का रद्द अमल दे रहे हैं। हमजा क्या कह रहे हैं? हमजा कहते हैं कि जी, अदम एतमाद की तहरीक जमा होते ही वज़ीर आज़म साहब बदज़बानी, तज़हीक और बाजारी ज़बान पर उतर आए। ये तकरीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नहीं बल्कि कंटेनर पर खड़े एक हारे हुए इंसान की थी। अब नून लीग ने ये बात ज़हन नशीन कर ली है कि अब हुकूमत को हार से कोई नहीं बचा सकता, और एहसान इकबाल साहब भी हुकूमत की हार की पेशगोई कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा एहसान इकबाल साहब। जी, तो सुना आपने एहसान इकबाल को कह रहे हैं जी, हम आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार करेंगे। अब ये भी खबरें घर में कि कल बिलावल ने अपनी जमात के अरकान को दोहराने की दावत दी, और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी जमात को अदम एतमाद की तहरीक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। कल MKM पाकिस्तान के वफ़द की जरदारी साहब से भी मिलने की इतलात सामने आ रही हैं। अच्छा, मेल मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है और जारी है, और कल भी जारी रहेगा। अच्छा, जबकि स्पीकर जो असद कासिर साहब है ना, वो कहते हैं कि वो रिक्विजिशन का जायज़ा ले रहे हैं और जल्द अज जल्द इजलास बुलाने से मुतालिक फ़ैसला भी करेंगे, लेकिन गवर्नर पंजाब वो हुकूमत को एक मशवरा दे रहे हैं। सुना आपने चौधरी सरवर साहब ने पार्टी की आदत को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बातचीत करने का मशवरा दिया। अब हुकूमत और अपोजिशन आपस में उलझे हुए हैं, और इस उलझन की जो सियासत है उसमें अवाम बेचारी उलझाव का शिकार होकर रह गई है। पर अवाम के वोटों से मुंतखब होने के बावजूद एहसान फरामोशी से काम लेते रहे तो फिर अवाम इन सब को फरामोश करके इन्हें एक ही पैगाम दे देंगे कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और अब हर तरफ मुलाकातें हो रही हैं। अपोजिशन अपने नंबर पूरे करने में लगी हुई है और हुकूमत अपने नाराज़ इत्तेहादियों और नाराज़ रहनुमाओं को मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। अब देखना है कि अपोजिशन और हुकूमत की इन मुलाकातों से नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद अल्लाह से तहरीक अदम एतमाद की दुआएँ मांग रहे थे। उनके मुताबिक अब अपोजिशन जाल में फंस गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पी साबिक वफाकी वज़ीर सैनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चांडियो साहब, ऑपोजिशन तो बड़ी एतमाद नजर आती है जी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो खुद अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि आप लोग ये डिसीजन लें, और अब ऑपोजिशन ने क्या खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, जाल में फंस गई। इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, जो हकीकी बात है वो तो दुनिया ने समझ ली है, दुनिया बोल भी रही है। खुद हुकूमत के जो कारिंदे हैं, अहम लोग हैं, और बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो गई है, और बाकी 3-4 आदमी आकर उनके वो साथ हैं वज़ीर आज़म के, वफाकी वज़रा बने बैठे हैं, तो ज़रूर उनको तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं भाग जाएंगे। अभी कल जहाँ तकरीर करके अपनी गोहर अफशानी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, जो शर्म आ रही है पाकिस्तान के लोगों को कि ये गुफ्तगू करने वाला वज़ीर आज़म है, वहाँ वफाकी वज़ीर 1-2 बैठे, उनके चेहरे देख ले, क्योंकि वो सियासी लोग हैं, उनको पता है ये जो इत्तफाकी आए हुए हैं
वो बगले बजा रहे हैं। अभी वो क्या नाम है उनका, मैं नाम तो उनका भूल गया हूँ, वो भी चश्मा पहन के बड़ा तब गालियाँ दे रहे हैं, और जी गैर मुल्क की साजिश है ये। उनको बोलना है, यही तो बोलना है उनको, और जवाब क्या दें? ज़हन में रख लें, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं, इनके मशीर कह रहे हैं कि गैर मुल्क की साजिश हो गई है, इसका मतलब इनका तो काम ख़त्म हो गया। और जो कल उन्होंने, मैंने तो सुनी आज तक कि उनकी वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू कि बंदूक के ना हमारे निशाने पर है जरदारी साहब, तो जरदारी साहब तो बोल रहे हैं ना आ जाओ, बिलावल साहब तो कह रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करो, आ जाओ मैदान में। भाग तो आप रहे हो, अब तो नहीं भाग रहे हैं, अपोजिशन तो खड़ी है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी तो आपको बुला रही है, ललकार रही है। अब आप में हिम्मत है, तोड़ दो असेंबलियां, आ जाओ मैदान में, करो इलेक्शन। अब बैठे भी हो ऐवान वज़ीर आज़म में, बैठे भी हो प्रोटोकॉल में, और हमें ललकार रहे हो, हमें धमकियां दे रहे हो। आपकी गुफ्तगू से सब अंदाज़ा लगा चुके कि आपका खेल ख़त्म हो चुका है। और ये चीखना चिल्लाना, मैं यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा, किसी को कह रहे हो, हमें तो आपकी परवाह नहीं है। आपने इतने साल पहले भी जरदारी साहब को जेल में रखा, हासिल क्या हुआ? उनका हौसला आप कम कर सके हो? बिल्कुल नहीं, वो और जज्बे के साथ चल रहे हैं। आप क्या डरा रहे हो हमें? हम इन बातों पर हिले हुए हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इनको छोड़ दें। आप क्या चीखना चिल्लाना बता रहा है कि ठाकुर तू तो गयो, तो ये तो जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, चांडिया साहब, तहरीक के अदम एतमाद कामयाब होने के बाद बिलावल साहब ने नवाज लीग को अपना प्राइम मिनिस्टर लाने की जो पेशकश की थी, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या सियासत है? और आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी नज़र में क्या नया वज़ीर आज़म का इंतखाब करना चाहिए या बुरी हुकूमत का ऐलान करके नए इंतखाबात हो जाने चाहिए? मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब ने जो बातें की हैं वो दुरुस्त बात की है, और उन्होंने पहले कहा था, इस बात जो बात आपने की उससे पहले कहा था कि उनकी अक्सरियत है अगर नून लीग की, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई जल्द नहीं है, कोई भागे नहीं जा रहे हैं हालात मुल्क के। अगर वो होना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें तो ये कोई परेशानी नहीं है। हमें है कि एक बहुत बड़ा मकसद हासिल हो जाएगा, घर कम से कम सिलेक्टेड तो जाएंगे, ये ज़बरदस्ती लाए हुए तो चले जाएंगे, ये उंगलियों के इशारों पे चलने वाले ये तो चले जाएंगे, ये कौम को उंगली के पीछे लगाने वाले ये चले जाएंगे। जो वक्त आएगा हम देख लेंगे, हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कुछ कहा, ये क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। चांडिया साहब आप भी जरा सुनिएगा। जी चांडिया साहब, आपने पहले भी जिक्र किया था गालिबन के ये बंदूक वाली बात का, तो अब आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि ये गुफ्तगू जिसने भी सुनी है उसने कहा है कि पीटीआई के इक़्तिदार के लिए उन्होंने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वज़ीर आज़म की गुफ्तगू नहीं होती, ये हारे हुए शख्स की है जो पहुंच नहीं पाता, दूर से खड़े होकर गालियां देता है, जो पत्थर उठा लेता है। अब इनकी कैफियत तो वो ये पत्थर उठाने वाली है, ये वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है। ये आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क की, एटमी इस्लामी मुल्क के सरबराह की ये गुफ्तगू है। क्या करोगे? आपके निशाने पे करेंगे क्या? आप लोग क्या करेंगे? हम अपोजिशन में, हमें तो ये रास्ता अख्तियार किया हुआ, हमने तो करनी है, आपने भी ऐसा बोलना है। इसका मतलब आप भी उतर गए हो, आप नहीं रहे, दुनिया जानती है। आपके ये जो भोंपू थे वो अक्सर उनकी खामोश हो गई है, अब 2-3 बोल रहे हैं, ये भी मुसाफिर है। और आप देख लेना, आपकी अपनी पार्टी नहीं थी, अब तो आपके सब दोस्त कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग लाए नहीं गए, ये सब उधारे थे। और मैं देहाती आदमी हूँ, हमें पता है मौसमों का, ऐसी मौसम आती हैं जहाँ से परदेसी परिंदे आ जाते हैं, मौसम बदलती है वो सारे परिंदे उड़ जाते हैं। आपकी मौसम तब्दील हो चुकी है, आपके परिंदे उड़े जा रहे हैं। ये नहीं होता है रियासत का काम। हमने बहुत सारे सरबराहों को उतरते देखा है, फिर भी बावकार बोलते हैं, क्योंकि वो सियासतदान होते हैं। ये झटका सिर्फ सियासतदान बर्दाश्त कर सकता है, ये गैर सियासी जिसको बनाया गया ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये झटका इनको और क्या कहलवाएगा वो देखते हैं, कल परसों देखते हैं फिर।
ठीक है। अच्छा चांडी साहब, पीपल्स पार्टी को भरोसा है नवाज लीग को, मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, मुशावरत जारी रखेंगे? क्योंकि अगर माजी देखा जाए तो दोनों जमातें पहले भी पीपल्स पार्टी पर डील के इल्ज़ाम लगाती रहीं, इन्होंने PDM से भी अलग कर दिया, शोकोज नोटिस भेजे गए, इनका जो अगर माजी देखा जाए खासतौर पर पीपल्स पार्टी को लेकर तो कुछ अच्छा नहीं रहा इनका आप लोगों के साथ। ये कोई अचंभे की बात नहीं है जो आप मुझसे पूछ रही हैं। पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान में जमहूरियत की रवायतें कितनी मजबूत है ये आप जानते हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए इत्तेहाद बनते हैं, फिर वो तो अलग हो जाते हैं। जब मकसद हासिल हो जाता है तो क्या हुआ, हर पार्टी का जमीयतुल उलमा इस्लाम हो या मुस्लिम नून हो, उनके अपने अपने मंशूर है, प्रोग्राम है, हिकमत अमलिया है। हम अभी आपने बता दिया कि वो हमें निकाल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ? आ गए ना हमारे साथ, आ गए ना बेतमादी के उस जगह पर पहुंच गए ना। हमने रिजाइन नहीं जी, पीपल्स पार्टी जो बात पहले दिन से कर रही थी, बिल्कुल इनको मानना पड़ा, की सियासत नहीं की। हमने कहा हम रास्तों पे भी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, असेंबली में भी हम कोई किसी प्लेटफॉर्म से भागेंगे नहीं, हम असेंबलियों से नहीं भागे। आज आप देखें सब तमाम पार्टियां उसी राह पे चली है। ये बिलावल साहब की और जरदारी बड़े आसिफ साहब के मौके पर शऊर की तस्दीक हो रही है। अब जो उतर रहा है, जो जा रहा है, जिसको इक़्तिदार के जाने ने पागल कर दिया है, वो तो गालियां देंगे, कोई बात नहीं। मैं कोई 10-12 दिन से देख रहा हूँ चौधरी साहबान के और उनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयान, कहीं भी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ है, उन्होंने कभी नहीं कहा है। सेनेटर हैं हमारे, उन्होंने भी नहीं कहा कि अब इनके चौधरी साहबान के मेरे भाई हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी हम पार्टी के साथ नहीं है, हम रियासत के साथ है। इसका जवाब क्या होता है? इन्होंने कहा जी हमारे दूसरे भी ऑप्शन है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? आज गए MQM के पास कल, आज उनका बयान सुन लें जी, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे ऑप्शन अपनी जगह मौजूद है। ऐसे इत्तेहाद होते हैं, ऐसे साथ दिया जाता है हम आपके साथ, हमारे ऑप्शन खुले। आप कहें ना हम इमरान खान के साथ है, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। सही। जब कोई ने भला एक बात और सलाह, जो अपनी अपोजिशन में के कायद से अपनी बेंच बराबर वाली बेंच से उठ के मिल नहीं सकते थे, वो अभी लोगों के घरों पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों पे कराची मारे जा रहे हैं। इनको सिंध कभी याद नहीं आया, इनके मसाइल सिंध के कभी याद नहीं आए, इनको कोई MQM तब याद नहीं, वो चीख रहे चिल्ला रहे थे हमारे मसाइल हैं अपनी जगह पर। अब जहाँ जाते हैं गले पर बाजू खोले जा रहे हैं। अब इनका कुछ फायदा नहीं होगा, अब जो होना था वो हो चुका है। ठीक है जी चांडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद अपोजिशन जमातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर एक इल्ज़ाम ये भी लगा रही हैं कि इमरान खान साहब की नाकाम खारिजा पॉलिसी और सख्त बयानात की वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका नाराज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो सकता है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहली बार किसी को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, इसलिए कौमी सालमियत पर समझौता ना करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका मज़ीद ये कहना था कि आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। क्या मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बैरूनी कुव्वतें हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, यूरोपीय यूनियन के ख़त के जवाब में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जलसे में खिताब के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन से पूछता हूँ कि जो ख़त आपने हमें लिखा है क्या वो आपने भारत को भी लिखा है? इमरान खान साहब ने यूरोपीय सफ़ीरों से सवाल किया था कि जी क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, क्या आप जो कहेंगे हम वो करेंगे? आप बताएं, क्या इमरान खान साहब ने गलत किया इस तरह यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करके? आपकी क्या राय इस हवाले से? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान पहली बार मेरे किसी को वज़ीर आज़म है जिन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात की है और बताया है कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं है। देखिए, जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त 100% सच और दुरुस्त था, लेकिन इसमें एक मसला है। प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो ये कि मगरबी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमसे ना सुनने की कोई भी आदत नहीं। उनको हमेशा यहाँ से हम लोग हाँ करते रहे हैं और उनसे डू मोर सुनते रहे, फिर डू मोर पे भी अमल करते रहे। सब पहला तो उनको ये रंजिश होगी यहाँ से ये क्यों कहा। दूसरी बात यह है कि खान साहब को भी कैसा भी हो सकता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि खान साहब को भी सोचना चाहिए था
कि फॉरेन पॉलिसी के ये इशू पब्लिक जलसों में नहीं आप बोलते, उनके बारे में नारा नहीं लगाते। ये सुपर पावर को एक चीज जो वैसे हजम नहीं हो रही, वो अपनी इंसल्ट, मजीद जो इंसल्ट आप करेंगे वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। यही वो चीजें जिसकी वजह से लगता है कि आपके अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। जब भी कभी अंदर आपके कोई थोड़ी सी डिसयूनिटी नजर आएगी तो आपके दुश्मन बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने पैसा मुहैया करना। उन्होंने कहना भी अगर आपने लोग खरीदने, आपको पैसा चाहिए, ये नहीं पैसा, खरीदो फरोख्त आपने करनी है। पैसा मिल गया तो सबूत आप कहां से लेके आए? तो शवाहिद का मसला नहीं, पेमेंट होगी आपको जाके दुबई में और यहां बातचीत तय हो जाएगी, पेमेंट दुबई में किसी बैंक में आपके जमा हो जाएंगे। तो सबूत की बात नहीं है, ये अकल की बात है कि जो कुछ किया है इस हुकूमत ने आजाद पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, हकीकतन वो पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस है। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ जिन मुल्कों को पहुंची है वो आपके पीछे लगेंगे, और हमें चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस को कहते कि आप इसका इफेक्ट कम से कम करें। वो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक तरीके से बातचीत आके चलाते, बजाय इसके कि हम जलते में शोर करते। ये वो मुझे ये इस चीज के ऊपर इख्तलाफ। अच्छा, आगे चलते जैसे सब इमरान खान साहब ने नेटो से मुतालिक भी कहा ना कि माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को मिला क्या है, 80,000 लोगों की जानें गई हैं, मुल्क को 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो आप बताएं कि नेटो यूक्रेन का साथ देने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा, मगर हमसे ये क्या चाहता है, या इसके पाकिस्तान को प्रेशर में डालकर कुछ और मकासद हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अफगानिस्तान में उनका साथ निभाया, और हमें कई साल तक, 20 साल ही आप समझ लीजिए कि इन्होंने धोखा दिए रखा। हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल की, हमारी सड़कें इस्तेमाल की, हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल किए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पे भारत को बिठा दिया, अफगानिस्तान में भारत को बिठा दिया, और भारत वहां से उनकी नाक के नीचे यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता रहा, और अमेरिका ने कभी रोका नहीं, ना नेटो ने कभी रोका। तो शिकवा तो हमारा दुरुस्त है, लेकिन नेटो जो है वो आइंदा भी कोई ना कोई इस तरह का मसला खोल सकता है। लिहाजा हमें इस चीज को भी तरीके से हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हेड ऑन लोगों को जाके बात करें कि तुमने ये किया वो किया और हम तुमने हमारा शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया। ये सारी चीजें हमें फॉरेन ऑफिस पे छोड़नी चाहिए। आपने पॉलिसी वज़ा कर दी, आप कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम अब अपने फैसले खुद करेंगे, हम एक आजादाना पॉलिसी जो है वो अपनी आजाद पॉलिसी सामने लेके आए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क का वकार कायम रहे, हम फैसले करेंगे अपने मुफाद। बस इतनी बात है सर। अच्छा जना साहब, एक और अहम बात, ये जो हुकूमती वज़रा के नज़दीक कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है, इसकी वजह भी अमेरिका है, बैरूनी ताकतें हैं, और अमेरिका को जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है इमरान खान साहब ने। और जो हुकूमती वज़रा हैं ये भी हवाला दे रहे हैं कि जी पिछले साल जो अमरीकी सफ़ीर और जो नाज़िमुल उमूर हैं उन्होंने क्यों शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, बिलावल से मुलाकातें की थी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत सही कह रही है? देखें ये मुलाकातें, और फिर लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब बाहर बैठे कई मुलाकातें कर रहे हैं, वहां से मैनेज कर रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि पता लग सकता है, ये नहीं कि इसका पता भी लग सकता है, लेकिन मैंने कहा कि सारे खेल में असल चीज इस सारे खेल में ये है, मुलाकातें बेशक करते रहें, आपने पैसा मुहैया करना है, क्योंकि ये सारा काम पैसे से होता है। पैसा अगर अमेरिका पकड़ा दे, कोई पकड़ा दे, तो बस खत्म हो गई बात। तो उसके शवाहिद नहीं आपको मिल सकेंगे इस तरह। लेकिन एक चीज वादे है कि हमें अल्लाह ने सूझबूझ दिया, हमें नजर आता है कि इस सारे किस्से में नाराज कौन है, इस सारे किस्से की जो कुछ हो रहा है हुआ यहाँ पे इमरान खान गवर्नमेंट ने किया, उसकी तकलीफ किसको पहुंची, किस किस के मामला खराब हुए। अब आप देखिए कि अगर बाहर से किसी ने एक्सपर्ट करना है पैसे देके, तो आपकी अपनी सफों में जो दरारें नजर आ रही हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। उससे नजर आता है कि आपके अपने साथी भी जो है वो मतलब परस्त थे, वो मौका परस्त थे, वो देख रहे थे कि वो भी कोई लूटमार कर लें, कुछ उनको मिल जाए, नहीं मिला तो आज आपके खिलाफ खड़े हो गए। जहांगीर तरीन का बेशक रोना वो रोता रहे कि जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। जहांगीर तरीन करीब तरीन दोस्त था इमरान खान का, करीबी दोस्त था। उसका फर्ज नहीं था कि वो इमरान खान को गाइड करता कि ये चीनी का स्कैंडल होने लगा है, वो तो उस खेल में शामिल था खुद। बजाय इसके कि उसको इमरान खान को गाइड करता, वो उधर जो कुछ हुआ उसमें खुद भी शरीक रहे, और अब शिकवा करते हैं कि जनाब हमें क्यों पूछा गया, हमें क्यों पकड़ा गया। तो बात यह है कि यहाँ पे सब ने पैसा कमाने की कोशिश की है,
इमरान खान का तो एक ही नारा था कि मैं इनको करप्शन रोकूंगा और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जनरल साहब, यानी एक बात तो प्रैक्टिकली साबित हो गई ना, ये सतरीन साहब की एग्जांपल है और भी इस तरह के मामलात हैं कि एक बात तो प्रैक्टिकली इमरान खान साहब ने ज़बानी जमा खर्च नहीं, प्रैक्टिकली साबित की है कि उन्होंने जो उनके उसूल हैं और जो कहते थे कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने उसूलों को ऊपर रखा, दोस्तियों, यारियों को, रिश्तेदारियों को पीछे कर दिया। बिल्कुल ये किया। अब उनके बहुत से दुश्मन सिर्फ इसलिए कि उनके उसूल हैं, उसूलों की वजह से लोग दुश्मनी पे उतरे हुए हैं ना। लेकिन बात यह है कि इनके साथ जो लोग शामिल हुए थे इनके काफिले में, वो लगता यूं है कि वो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं थे, वो भी अपने मफादात के लिए, अलीम खान अपने मफाद के लिए आया होगा। आज वो कह रहे जी मुझे चीफ मिनिस्टर बना दें, तो गालिबन उसकी ख्वाहिश यही थी कि जनाब मैं भी इसमें चले जाऊं, 4 पैसे लगाऊंगा कैंपेन के ऊपर, इलेक्ट होके तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। भी क्यों बन जाए आपके अंदर? अच्छा, वैसे जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि अदम एतमाद कामयाब होती नहीं होती क्या होगा, लेकिन हर कोई वज़ीर आला पंजाब जरूर बनना चाहता है, और मुझे तो कई दफा लगता है कहानी का जो मेन किरदार है वो इमरान खान साहब नहीं, उस्मान बुज़दार साहब है, जिनको हर कोई हटाना चाहता है। आपका लास्ट कॉमेंट। बात यह है कि ये सिर्फ इतना नहीं था, उस शख्स का, वो लीडर नहीं है उस्मान बुज़दार, वो लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता, वो नहीं लीड कर सकता। ये खान साहब को चाहिए था कि वो कोई मजबूत वजीर आला वहां लगाते, वो गालिबन बचते रहे इसी चीज से कि अलीम खान, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी ये सारे ही चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद थे, तो वो इससे बचने के लिए उन्होंने इस आदमी को लगा दिया, जबकि वो इंस्पायर नहीं करता। आपको जो वहां पे चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आदमी जो लीडर का रोल अदा कर सके, जो पार्लियामेंट को, अपनी असेंबली को लेके चल सके। वो तो नजर ही नहीं आता, बेचारा छुपता फिरता है, उसका इमेज भी इस तरह का है। और मेरा ख्याल है कि ये खान साहब से अपने से भी गलती हुई कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो इंस्पायर करती लोगों को, जो अट्रैक्ट करती लोगों के लॉयल्टीज को, वो नहीं लगाई उन्होंने। और खासतौर पर उन्होंने शबाशी साहब को रिप्लेस किया। शबाशी साहब बड़े दबंग थे, बड़े एक्टिव थे, हर जगह नजर आते थे, शायद इसलिए भी बुज़दार साहब पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक, और ये मसला था। ठीक है जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाजत, आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।